साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के एक बैकबोन कहे जाने वाले सेक्शन में बात करेंगे जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस पर बात करेंगे, देखेंगे ये होता क्या है और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या है। तो देखिएगा, तो दो चीज़ मिलेगा, दैट वन ऑफ देम इज करंट एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा हिंदी होता है। तो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के पहले हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम करंट को समझे, धारा को समझे, धारा क्या होता है। अगर ये हम अच्छे से समझ गए तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी समझना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं रह जाएगा। अब चलते हैं कि एग्जांपल में देता हूं। मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है जिसमें मैंने दिखाया है कि पानी की जो कुछ लेयर्स है वो फ्लो कर रही है। मतलब एक दिशा में ये यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। तो हम नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं वाटर करंट। क्या बोलते हैं? वाटर करंट। आप लोग ये बोलते हैं कि सब लोग बोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें पानी जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसलिए कहते हैं वाटर करंट। समझ आ रहा है? इसका मतलब करंट वर्ड जो है वो बताता है कंटिन्यूअस फ्लो को। करंट अपने आप में ये नहीं कहता कि मैं इलेक्ट्रिक करंट हूं या वाटर करंट हूं या एयर करंट हूं। करंट का एक ही मीनिंग होता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का लगातार प्रवाहित होना या बहना करंट कहलाता है। अब जब वाटर यहां से प्रवाहित हो रहा था, फ्लो कर रहा था, तो हमने वाटर करंट कहा। अगर एयर फ्लो कर रहा होगा तो हम उसे एयर करंट कहेंगे। समझ आ रहा है? हो, आपको समझ आ रहा हो। अब चलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, अब थोड़ा समझिएगा। यहां पे मैंने वाटर मोलिक्यूल्स को लिया था, ठीक है। अब मैं वाटर मोलिक्यूल्स को रिप्लेस कर रहा हूं प्रोटॉन से। किससे से? प्रोटॉन से। तो वाटर मोलिक्यूल्स को प्रोटॉन से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, हम देखते हैं। प्रोटॉन्स का एक ग्रुप मिलेगा। वाटर को हमने प्रोटॉन से रिप्लेस कर दिया, तो ये प्रोटॉन्स का एक हमको ग्रुप मिला। और ये एरो दिखा रहा है कि ये सारे ग्रुप्स जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट मीन्स जितने प्रोटॉन्स होंगे जितने हैं सब पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये प्रोटॉन्स का फ्लो तो हुआ, मतलब प्रोटॉन्स का करंट कहा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक वर्ड इसके लिए भी यूज करते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज करंट। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, करंट मतलब कंटिन्यूअस फ्लो। क्लियर है? इसका मतलब है प्रोटॉन जब कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा था तो प्रोटॉन का वो करंट बन गया। अब सिमिलरली अगर उस प्रोटॉन को हम इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दें, समझने वाली बात है। पहले हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया, फिर प्रोटॉन्स को ले रहे हैं, अब ले रहे हैं नेक्स्ट क्या, इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन के एक ग्रुप ले लेते हैं, दैट इज मैंने यहां पे वो सारे प्रोटॉन्स को लिया और उनका भी डायरेक्शन है फ्लो करने का, मैंने उसको दिखा दी, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फ्लो है, दैट मीन्स करंट तो है। कंटिन्यूअस फ्लो है तो करंट है। अब ये पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज? मुझे पूरा पता है कि आपको आइडिया होगा, इलेक्ट्रॉन है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और मैंने यहां दिखा भी रखा है। इसका मतलब है कि इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज करंट। क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज करंट। और इसी को कॉमन
भाषा में हम लोग बोलते हैं, कॉमनली हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक करंट। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कब वाटर करंट होता है, कब पॉजिटिव चार्ज करंट होता है, कब नेगेटिव चार्ज करंट होता है और कब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, थोड़ा डायरेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ होता है। अब उस डायरेक्शन को हम लोग खंगालने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर प्रोटॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, प्रोटॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम कहेंगे जिस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में। क्लियर है? मतलब यहाँ कोई झंझट नहीं है, प्रोटॉन्स जिस डायरेक्शन में जाएगा करंट का डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जैसे प्रोटॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन वही होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा जिसको आई से लिखते हैं उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात, लेकिन हम हमेशा मिस करते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट उसके अपोजिट होगा। क्लियर है? मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करने लगा यहां से तो क्या होता है अगर किसी चीज से इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूव कराना शुरू कर देते हैं। किसी चीज को जब इलेक्ट्रॉन से मूव कराएंगे तो देखते हैं नेक्स्ट कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो हमने सीख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज और कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से होके निकल रहा है। ठीक है, तो इसको मेजर करने का एक तरीका होता है कि हमको पता करना होता है कि कितने सेकंड में किसी कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने चार्ज पास हुए हैं। इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डन बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको ऐसे लिखते हैं, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज आई। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट आई हो तो कंटिन्यूअस फ्लो होता है चार्ज का, और जब आपको रेट निकालनी हो तो टाइम से आपको डिवाइड करना होता है। यहां देखते हैं कौन क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट Q जो होता है, Q stands for charge. Here Q stands for charge and T stands for time. T stands for time. हिंदी जानना चाहते हैं तो इसका होता है विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट का हिंदी होता है विद्युत धारा। चार्ज का हिंदी जानना है तो इसका हिंदी होता है आवेश, और टाइम का हिंदी होता है समय। तो हम समझ गए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का बार बार आपसे पूछ दिया जाता है कि यह वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ये सभी क्वेश्चंस कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी। I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब देखते हैं कि अगर SI यूनिट लिखना है इलेक्ट्रिक करंट का तो क्या करना होगा, हमें SI यूनिट ऑफ Q दैट मीन्स चार्ज अपॉन SI यूनिट ऑफ T दैट स्टैंड्स फॉर टाइम, हमको ये पता करना होगा। और एज यू ऑल नो, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, वहां आपको सर सिखाए होंगे कि कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो Q चार्ज होता है, आपको पता है कि इसका ऐसा यूनिट होता है कूलॉम, जिसको हम लोग लिखते हैं C से, एंड टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है जिसको लिखते हैं S से। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट कूलॉम पर सेकेंड, इसको पढ़ते हैं कूलॉम पर
सेकेंड, इसको दूसरे तरीके से भी लिखता है कूलॉम पर सेकेंड, और ये 1 कूलॉम पर सेकेंड जो होता है वो इक्वल होता है 1 एम्पियर। कितने के? 1 कूलॉम पर सेकेंड 1 एम्पियर के इक्वल होता है। दैट मीन्स कि ये बराबर होगा एम्पियर के। तो हमने यहां क्या देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट दोनों पूछा जा सकता है। कभी आपको ऑप्शन में कूलॉम पर सेकेंड दे देगा, कभी आपको ऑप्शन में एम्पियर दे देगा। आपको हमेशा तैयार रहना है कि चाहे ऑप्शन कुछ भी रहे तुम कर सके। इसका मतलब है पता होना चाहिए कि 1 कूलॉम पर सेकेंड जो होता है वो 1 एम्पियर के हमेशा बराबर होता है। दूसरा चीज, एक चीज हमेशा फिर ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह स्केलर होता है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी दैट मीन्स कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन मैं अगले लेक्चर में बात करूंगा कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होने के बाद भी यह स्केलर क्यों हो जाता है। होना चाहिए वेक्टर, लेकिन हो जाता है ये स्केलर। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे ऐसा यूनिट आपको पता चल गया, इसका ऐसा यूनिट 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड के इक्वल होता है। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे सब्सटेंसेस से पास हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि आप सुने हुए हैं कि जब भी किसी को इलेक्ट्रिक करंट का एक शॉक लगता है तो लोग कहते हैं भीगे हुए किसी चीज से नहीं उसको छूना चाहिए। या आप जाते हैं सॉकेट का स्विच ऑन करने तो आप हमेशा गीले हाथ का यूज नहीं करते हैं, आप हमेशा सूखी हुई हाथ का करते हैं। चप्पल पहन के जाते हैं, कुछ ना कुछ पैर में होता है। ये क्यों होता है, इसके पीछे का फंडा क्या है? तो एक मैं सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि एक एल्यूमिनियम का एक वायर है पतला सा, अगर उसको किसी हम ऐसे सोर्स से जोड़ दे जहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है तो क्या उससे फ्लो होगा? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, कि अब एक सूखी हुई लकड़ी को लेते हैं या इसी मार्कर को लेते हैं, इसी मार्कर को लेते हैं, क्या अब इसको हम किसी सोर्स से रख देंगे तो इससे होके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो पाएगा? आपका जवाब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो एल्यूमिनियम का वायर था या जो मेटल रॉड था उससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, लेकिन जो नॉन मेटल था या सिंपली नॉन मेटल ना कह के इसको इंसोल्यूटर बोलते हैं, इंसोल्यूटर्स होता है, उससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। इसका मतलब है कि डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स all substances are divided into 2 types। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा या नहीं होगा, इस आधार पे सारे वस्तुओं को, सारे पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं कंडक्टर, पहला होता है कंडक्टर जिसका हिंदी होता है सुचालक। हिंदी क्या होगा? सुचालक। दूसरा होता है नॉन कंडक्टर। क्या पढ़ेंगे इसको? नॉन कंडक्टर। हिंदी होता है कुचालक, या इसी को आप लोग बोलते हो इंसोल्यूटर। दोनों सेम चीज होता है। तो हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक कंडक्टर और दूसरा इंसोल्यूटर। तो पूरे सब्सटेंस को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक कंडक्टर, दूसरा इंसोल्यूटर। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आने वाला है, वीडियो लेक्चर आने वाला है, मैं वहां पूरे डिटेल से बात करूंगा कि कंडक्टर, नॉन कंडक्टर क्या होता है, और साथ में एक और चीज आएगा सेमीकंडक्टर, वो क्या होता है, कैसे इनका वर्किंग प्रोसेस होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन उससे पास हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक है आगे बात करने के लिए, जैसे पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ओम्स लॉ क्या है, ये सभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ये सारी चीजें वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखें, उससे समझें, और अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना होता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ये ऑफिशियल हम लोग उसको हैंडल करते हैं। आप वहां से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां अपनी क्वेरीज रख सकते हैं, उसको हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज कि आपको टेंशन हो रही होगी कि ये सारी चीजें हमने पढ़ा तो दिया, आपके पास कैसे हो कि आप लिखें, हो सकता है कि आपको लिखने में दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप जो व्हाट्सएप ग्रुप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स का पीडीएफ डे बाय डे मिलेगा। आज ये लेक्चर अपलोड होगा तो आज ही इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। आप जिस माध्यम के स्टूडेंट होंगे वहां से आप ले सकते हैं और वहां से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, कंप्लीटली डाउट्स को क्लियर हमसे कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।